यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, बच्चों कल हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें गुड मॉर्निंग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स में वेक्टर की एरो हेड वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, इक्वल वेक्टर्स कौन सी होती हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इक्वल वेक्टर्स हमारी कैसी होती हैं और ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। खैर ये बेसिक डेफिनेशन होती है जो एग्जाम में आपका आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक ये काम आता रहेगा। वो आपका होता है बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के जो आपके लॉज होते हैं, तो वेक्टर एडिशन के बच्चों आपके लॉज क्या क्या होते हैं, देखो। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। बहुत ध्यान से समझना बच्चों इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक। जब तक फिजिक्स है तब तक ये काम आता रहेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स आपका क्या होता है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स होता क्या है बच्चों, देखो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ये होता है आपका कि अगर आपकी दो वेक्टर्स हैं वो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आपकी दो वेक्टर्स हैं, ये आपकी एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये आपकी एक वेक्टर है इधर बी वेक्टर। ये आपकी एक ए वेक्टर है और ये है आपकी बी वेक्टर। ये है आपकी ए वेक्टर, ये है आपकी इधर बी वेक्टर। ये हमारी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को, ठीक। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब दोनों के टेल आपस में मिलेंगे। जब दोनों के टेल आपस में मिलेंगे तभी एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करेंगी। तो और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है दोनों के बीच में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता है और वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होती है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता है, जहां पर दोनों की टेल्स इंटरसेक्ट करती हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता है, और वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम then their resultant is given by the diagonal of parallelogram passing through intersecting point of these two vectors, ठीक। अच्छा, अब देखो इसका डेरिवेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। अगर हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं तो इसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा ये चीज समझते हैं। पहले मैं इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। पहले मैंने इसको इधर बना लिया कंप्लीट पैरेललोग्राम, तो यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, यहां से इसके पैरेलल एक ऐसे 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 करके मैंने इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहां से इसके पैरेलल, यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ऐसे करके, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इसके पैरेलल है, ठीक। क्योंकि पैरेललोग्राम की बच्चों खास बात क्या होती है, पैरेललोग्राम में जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी, पैरेलल, ठीक। ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमारी इधर पैरेलल होती हैं, फाइन। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं आपकी पैरेलल। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ऐसे करके मैंने कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लिया। ये हमारा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये हमारा हो जाता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। अब बच्चों हम लोग इधर क्या करते हैं, देखो। अब हम लोगों ने इधर क्या कर दिया है, ये यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने इधर एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक। मैंने इधर ये लेट कर लिया कि लेट, या लेट नहीं करोगे सिंस लिख करके भी कर सकते हो, लेट रहने दो, इधर मैं सिंपली सिंस करके लिख देता हूं कि सिंस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है
वो a है, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो b है, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो r है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखते कैसे हैं? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड में लिखते हैं। मॉड तो सब लोगों ने पढ़ा ही होगा कि दो लाइंस बना दी तो ये मॉड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर का मॉड ए, बी वेक्टर का मॉड बी, आर वेक्टर का मॉड आर, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सब इधर आ जाता है। ठीक है, ये सब इधर आ जाता है। अब मैं इसका जरा नाम दे देता हूं, तो इसको मैंने इधर नाम दे दिया है, ये आ गया है P, इसे नाम दे दिया है Q, इसे नाम दे दिया है R, इसे नाम दे दिया है S, इसे नाम दे दिया है T। ठीक है, इसे नाम दे दिया है T, इसे नाम दे दिया है हमने इधर T। ठीक है, ऐसे करके इसे नाम दे दिया है। ये बच्चों B है तो ये भी तो B हो जाएगा आपका। मैं अब केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ही लिख रहा हूं। ये B वेक्टर है तो ये B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है B, तो ये भी B हो जाएगा आपका, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ये भी B हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है तो इधर भी हमारा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। अरे क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों? आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। फाइन। अब मैं अगर ये वाला ट्रायंगल देखता हूं, अगर मैंने इधर ये वाला ट्रायंगल लगा दिया, ऐसे ए वेक्टर, ठीक, अगर मैंने ये वाला इधर ट्रायंगल लगा दिया, ट्रायंगल क्यू आर एस, तो ट्रायंगल क्यू आर एस में अगर मैं देखता हूं बच्चों, ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल क्यू आर एस में इधर मैं देखता हूं तो मेरा इधर cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस, ये बेस, तो ये आ जाएगा आपका क्यू आर अपॉन बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्यू आर क्या आ जाएगा आपका? बी cos थीटा। क्यू आर इधर बी cos थीटा इधर आ जाएगा आपका। फाइन, क्यू आर बी cos थीटा। इसके बाद साइन थीटा, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये आ जाता है आपका आर एस, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर एस आपका क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। आर एस इधर बी साइन थीटा। ठीक, यानी कि कुल मिला के कहने की बात है कि क्यू आर इधर क्या आ जाएगा आपका? बी कॉस थीटा। क्यू आर को मैंने लिख दिया, और इसको मैंने इधर क्या लिख दिया है? बी साइन थीटा लिख दिया है। इसको इधर मैंने बी साइन थीटा लिख दिया है। ठीक है, इसको मैंने इधर बी साइन थीटा लिख दिया है, आर एस को, ये मैंने आर एस को इधर लिख दिया बी साइन थीटा। अब मैंने इधर ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस। तो ट्रायंगल पी आर एस में अगर मैं देखता हूं तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है पी आर एस। ठीक, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के जस्ट 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या है? आपकी हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट आपकी क्या है? हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तो मैं कह सकता हूं इधर सिंस पी एस का स्क्वायर, सिंस पी एस का स्क्वायर आपका किसके इक्वल है? पी आर के स्क्वायर के, और प्लस में आर एस के स्क्वायर के, प्लस में आर एस के स्क्वायर के इक्वल है। पी एस का स्क्वायर जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो पी आर स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आर एस स्क्वायर के इक्वल है। पी एस को मैं इधर आर का स्क्वायर कह सकता हूं। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे। जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर देखेंगे। तो आर का स्क्वायर पी आर, अगर आप देखोगे तो पी आर को आप क्या लिख सकते हो? पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हो, और प्लस आर एस को आप क्या लिख सकते हो? बी साइन थीटा। चलो अभी इसे आर एस का स्क्वायर ही लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, पी क्यू इधर क्या आ जाएगा आपका? ए, क्यू आर इधर आ जाएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर।
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका फिर इधर आर का स्क्वायर, ए प्लस बी का इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा फिर ये प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका। अब आप देखोगे इधर तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर ले लिया ब्रैकेट में, प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ जाएगा फाइन। यस सन्यम, सन्यम मनेजा, क्या लीव क्यों हो गए थे? अच्छा, और किस बच्चे का इंटरनेट वाईफाई, किसी बच्चे का है वाईफाई नेट है किसी का? किसी का नहीं, और दिव्यांश सक्सेना का भी नहीं है क्या? ठीक, फाइन। देखो बच्चों, ये आपका आर स्क्वायर क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लिया और ब्रैकेट में इधर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इधर आ जाएगा प्लस का 2ab कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर फिर क्या आ जाएगा आपका, ये आर में इधर आ जाएगा अंडर रूट में ले लो इधर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इधर आपका इधर आ जाता है आर रिजल्टेंट, ये आपका इधर रिजल्टेंट हो जाता है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होती है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड आपका ये आ जाएगा, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। एक बार फिर से जल्दी से इस पैरेललोग्राम लॉ को समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पैरेललोग्राम लॉ, पूरी 12th में भी फिजिक्स में इसका यूज होगा, तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन। इस पैरेललोग्राम लॉ हमारा ये कहता है, अगर दो वेक्टर्स हमारी दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होती हैं तो उनका रिजल्टेंट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स पास करता है। When two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, then their resultant is given by the diagonal of parallelogram passing through the intersecting point of these two vectors. दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तभी होंगी जब दोनों की टेल आपस में मिलेगी, जब दोनों की टेल आपस में मिलेगी। तो ये हमारी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों की टेल आपस में मिल रही है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एक्यूट एंगल बन रहा है जो थीटा है, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने इधर बना लिया, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से जो पास कर रहा है, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से ये हमारा जो पास कर रहा है, ये मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट बना दिया आर वेक्टर, ठीक है। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक। अब मैं इसका डेरिवेशन करने के लिए कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाता हूं, तो मैंने ऊपर से यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी डॉट डॉट से, यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी डॉट डॉट से, ठीक, दोनों को मिला दिया। अब दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा जो डायगोनल आ रही है, ये आर वेक्टर गया आ गया, ठीक।
अब मैंने यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करी, तो डॉट डॉट से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दी और इस ए वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, इधर ए वेक्टर को आगे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ये आ गया ये 90 डिग्री। बच्चों ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, तो इधर भी बी हो जाएगा क्योंकि ये लाइन पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब हम लोगों ने इधर बी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाई, तो ये बी कॉस थीटा आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। बाकी मैंने इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो बस पाइथागोरस थ्योरम से हमें इधर आर पता लग गया कि जो रिजल्टेंट होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये आ जाता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों यहां तक बात समझ में आई सबको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, फाइन। अब देखो इसमें केसेस हमारे आ जाते हैं। अब आप देखते हो तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं कुछ केसेस। देखो ये हमारे इधर केसेस आ जाते हैं। केस वन, केस वन हमारा आ जाता है बच्चों कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। ठीक है, ये हमारा केस वन है कि थीटा हमारा 0 डिग्री है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। फाइन, दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अरे एक वेक्टर ऐसे कर है ए वेक्टर, तो दूसरी वेक्टर इस तरीके से है बी वेक्टर, राइट? दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अब इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा दोगे तो आर आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos जीरो आपका कितना होता है बच्चों, 1। cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आपका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्टेंट इधर ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम रिजल्टेंट इधर आ जाता है आपका a प्लस बी। फाइन, a प्लस बी है, मैक्सिमम रिजल्टेंट आपका आ जाता है। यानी कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होती है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड का समीशन। तो उनका रिजल्टेंट होता है दोनों के मैग्नीट्यूड का समीशन, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होती है। क्योंकि सबको पता होगी बच्चों की cos थीटा और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, तो cos थीटा मैक्सिमम होता है 1, तो इसलिए मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का समीशन। केस 2 इधर आ जाता है हमारा। केस 2 कह देता है कि इफ ए वेक्टर is anti-parallel, a vector is, ठीक है, if a vector is anti-parallel, if a vector is anti-parallel to b vector। anti-parallel का मतलब क्या होता है बच्चों आपका, कि दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। a वेक्टर ऐसे है तो b वेक्टर हमारी इधर ऐसे है, b वेक्टर हमारी इधर इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारी इधर b वेक्टर है। ये मतलब होता है, मतलब दोनों के टेल्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री का। दोनों के टेल के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमेशा एंगल कभी भी वेक्टर्स का देखते हैं तो उनके टेल्स के बीच का एंगल देखते हैं। इधर दोनों के टेल्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर दोनों के टेल्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेंस थीटा मेरा इधर आ जाता है 180 डिग्री, इसलिए तो cos 180 डिग्री -1 होता है। साइन और cos अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं आफ्टर 180 डिग्री अपोजिट साइन के साथ।
ठीक है, cos 0 1 तो cos 180 -1, cos 360 फिर से +1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये आ जाएगा अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका, फिर यहां से देखोगे तो ये आपका इधर आ जाता है आर मिनिमम, जो कि ए माइनस बी होता है। ओके, ये आपका इधर आ जाएगा। फाइन। यानी कि जो मिनिमम रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, और वो कब होता है, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं जब दो वेक्टर्स। ठीक है बच्चों। ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, केस 3 में इधर लिख दे रहा हूं, केस 3 ये आ जाता है आपका कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, यानी कि ए वेक्टर आपकी ये है और बी वेक्टर आपकी ये है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर आपकी इधर ये है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है, सिंस थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो सो आपका आर क्या आ जाएगा इधर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, तो ये आ जाता है आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। यानी कि अगर दो वेक्टर्स बच्चों 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों वेक्टर्स के स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट होता है, दोनों वेक्टर्स के स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट होता है। ये चीज ध्यान में रखना। तो ये मिनिमम रिजल्टेंट, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट, और ये आपका आ जाता है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं तो। यहां तक आती है सबको बात समझ में? यस। अच्छा, अरे हाँ, वो जल्दबाजी में हो जाता है। चलो ठीक। फाइन। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है। फाइन। ये आपका पैरेललोग्राम लॉ होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले अभी एक ट्रायंगल लॉ इसी की तरह होता है, उसको यूज और कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ को। देखो, ये होता है आपका नेक्स्ट, इधर आ जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स आपका क्या कहता है, अगर आपकी दो वेक्टर्स इस तरीके से, एक आपकी इधर आ जाती है ये ए वेक्टर, ठीक है, और इधर आ जाती है आपकी ये दूसरी इधर बी वेक्टर। ठीक, ये आपकी एक ए वेक्टर है, ये आपकी इधर आ जाती है एक बी वेक्टर। फाइन।
ये हमारी दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट होती हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट होती हैं। तो जो इनका रिजल्टेंट होता है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर होगा। देखो, ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स तब होंगी बच्चों, ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स तब होंगी जब हमारी एक की टेल दूसरे के हेड से मिल रही होगी। फाइन। और एडजस्ट मैंने ये कहा है कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इनका रिजल्टेंट होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो कैसे करके, क्योंकि इसकी टेल इसके हेड से ज्वाइन हो रही है, तो इधर टेल होनी चाहिए थी, इसकी टेल इसकी हेड से, और इसका टेल इसके हेड से होना चाहिए था। बट हमारा रिजल्टेंट ऐसे करके होता है, हमारा रिजल्टेंट किस तरीके से होता है, इस तरीके से। इसलिए मैंने इसको कहा है कि हम आवर रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर आपका क्या कहता है, सुनो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर आपका कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर गिवन by the adjacent sides of triangle taken in same order, सेम ऑर्डर का मतलब टेल और हेड ज्वाइन हो रही हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये हमारी दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो उनका रिजल्टेंट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये है बच्चों की हमारी इधर जैसे टेल और हेड हो रही है, तो इधर टेल होना चाहिए था, इधर हेड इसका है ही, इधर हेड होना चाहिए था तो इसका टेल से मिल जाता, बट हमने अपोजिट ऑर्डर में लिया है, ये हमारा होता है। ठीक, इसका भी अब डेरिवेशन देखेंगे। दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाफरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसको करते हैं कैसे करके, ये आपका रिजल्टेंट आ जाता है। इसके अंदर भी यही कर लेंगे हम सबसे पहले कि सिंस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर आर है। ठीक, अब आप इधर देखोगे मैंने यहां से एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, मैंने यहां से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर ली। ये आपका बी वेक्टर ऐसे करके इधर लिख देता हूं, मैंने यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर इधर लगा दी, डॉट डॉट से परपेंडिकुलर मैंने इधर ड्रॉ कर दी, और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये वेक्टर को इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री का आ गया। अब मैंने देखा बच्चों, हमेशा मैंने कहा था कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखा जाता है तो दो वेक्टर्स के टेल्स के बीच में एंगल देखा जाता है। तो यहाँ पर ये बी वेक्टर की तो टेल आपको दिख रही है, बी वेक्टर की तो टेल आपको दिख रही है, ए वेक्टर का हेड है इधर, तो हम लोग ये वाला एंगल नहीं ले सकते क्योंकि ये टेल और हेड के बीच का एंगल होगा। ये किसके बीच का एंगल होगा, टेल और हेड के बीच का एंगल होगा, इसलिए हम लोग ये वाला एंगल नहीं ले सकते हैं। हम लोग कौन सा एंगल लेंगे बच्चों, ये वाला एंगल लेंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स के टेल्स के बीच का एंगल लिया जाता है। ये वेक्टर का तो टेल आपको दिख रहा है, इसको मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ए वेक्टर को क्या करा, आगे की तरफ एक्सटेंड करा, तो अब दोनों की टेल्स मिल जाएंगी, तो दोनों के टेल्स के बीच में अब जो एंगल होगा, हम ये वाला एंगल देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा थीटा एंगल। ये क्या आ जाएगा हमारा, थीटा एंगल। अब मैं इसका नाम दे देता हूं, इसको नाम दे दिया है P, इसको नाम दे दिया है Q, इसको नाम दे दिया है R, इसको नाम दे दिया है इधर S। ये PQRS ऐसे करके इसको नाम दे दिया है। ठीक, PQRS ऐसे करके इसको क्या दे दिया हमने इधर, ये नाम। जब नाम दे दिया हमने इसको, अब मैं इधर कह सकता हूं ऐसे करके कि ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS, मैं इस तरीके से कह सकता हूं ट्रायंगल QRS में मैंने इधर वही वैसे ही करेंगे, cos थीटा इधर क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है मेरा QR, हाइपोटेन्यूस क्या है B, तो इससे देखोगे तो QR क्या आ जाएगा आपका बच्चों, B cos थीटा, QR आपका B cos थीटा इधर आ जाएगा। फाइन, QR इधर आ जाएगा आपका B cos थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैंने साइन थीटा लगा दिया तो साइन थीटा मेरा क्या आ जाएगा, इधर देखोगे एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, तो आर एस अपॉन बी, तो आर एस मेरा आ जाएगा इधर कितना, बी साइन थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा आपका बी कॉस थीटा, यहाँ पर बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर बी साइन थीटा इधर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका बी साइन थीटा। अब आपने ये वाला इधर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो,
ट्रायंगल इस वाले में PRS में, ट्रायंगल PRS के अंदर अगर आप लगाओगे तो ट्रायंगल PRS में आप देखोगे तो ट्रायंगल PRS के अंदर जो PS का स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। PS का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर, यही चीज हो जाएगी। और फिर ये आ जाएगा आपका PS क्या है आपका, R का स्क्वायर, PR को लिख दोगे, फिर सिमिलर ही है बाकी पूरा, PQ प्लस QR का होल स्क्वायर, ठीक, और RS का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा आपका R का होल स्क्वायर, PQ को क्या लिख दोगे, A, और QR को B cos थीटा का होल स्क्वायर, RS को लिख दोगे इधर B sin थीटा का होल स्क्वायर, B sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर, इधर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। फिर इधर आ जाएगा आपका ये प्लस में B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आ जाएगी इधर। अब इधर सिंपली वही A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर को कॉमन लेके ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2AB cos थीटा, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो R आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये आपका इधर आ जाएगा R, ठीक है। यानी कि जो पैरेललोग्राम लॉ का आता है फॉर्मूला वही हमारा इधर ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला आता है। जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला था बच्चों वही हमारा इधर ट्रायंगल लॉ का भी फॉर्मूला आता है कि रिजल्टेंट जो होता है वो क्या आ जाता है, ठीक है, ए स्क्वायर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इनटू में कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। हमेशा टेल ऑफ द वेक्टर्स के बीच का एंगल देखा जाता है, उसका अंडर रूट, ये आपका रिजल्टेंट आ जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से सब लोग ले लिया सबने स्क्रीनशॉट ये, ठीक है। अब इसमें भी वो हमारे केसेस इधर यही आ जाएंगे, ठीक है। आयुष सक्सेना समझ में आई बात, अपूर्व मिश्रा, ठीक, शिवांश प्रेजेंट नहीं है। केस वन हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अंदर केस वन हमारा ये आ जाएगा कि इफ ए वेक्टर आपकी पैरेलल आ जाती है बी वेक्टर के, यानी कि डेट इज आपका जो थीटा है वो इधर आ जाता है 0 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ए वेक्टर ऐसे करके एक बार दो बार एक ही चीज को बता रहा हूं मैं, क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, थीटा 0 डिग्री, दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, दोनों के टेल के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना आ जाता है बच्चों, 1 के इक्वल आ जाता है। तो रिजल्टेंट देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इधर देखते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, प्लस 2AB, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका थीटा 0 डिग्री कॉस थीटा 1। अब इधर देखोगे तो आपका R क्या आ जाएगा, अंडर रूट में A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगेन मैक्सिमम रिजल्टेंट आपका आ जाएगा A प्लस बी, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो जाता है, दोनों वेक्टर्स के
समीशन, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का समीशन। वो तभी होता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होती हैं। ठीक, वो तभी होता है जब दो वेक्टर्स आपकी होती हैं पैरेलल। इसके बाद आ जाता है आपका केस टू। केस टू में इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर एंटी पैरेलल है बी वेक्टर के, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर इस तरीके से है। ठीक, दोनों वेक्टर्स के बीच में इधर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों की टेल्स के बीच में। तो आपका cos 180 डिग्री कितना होता है, थीटा 180 डिग्री, cos 180 हो जाता है आपका कितना, -1। तो रिजल्टेंट कितना आ जाता है आपका, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आपका मिनिमम रिजल्टेंट होता है, और जो आपका हो जाता है मिनिमम रिजल्टेंट, जो आपका a माइनस बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। ओके, ये आपका हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से आपका केस 3 इधर आ जाता है बच्चों। ये केस 3 इधर गया जाता है कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर होती है बी वेक्टर के, अगर आपकी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं इस तरीके से, ये आपकी ए वेक्टर है, ये है आपकी इधर बी वेक्टर। ठीक, ये ए वेक्टर है, ये आपकी बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो आपका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज थीटा 90 डिग्री cos थीटा 0। सो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इधर आ जाता है रिजल्टेंट, दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट, ये आपका रिजल्टेंट हो जाता है। ये चीज मैंने पैरेललोग्राम में भी बताई थी, ट्रायंगल में भी बता दी है, दो दो बार एक चीज को बता दिया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, ले लिया सबने? ठीक है। अच्छा, एक जरूरी चीज बच्चों इसमें रह गई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को सबसे कभी समझ नहीं आती है, वो है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एक मिनट देख लो, वो मैंने पैरेललोग्राम लॉ में भी बताई नहीं है, उसको बता देता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ में भी देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमारी क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप देखते हो तो मिट गया था ये बी कॉस थीटा। देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन की देखो, रिजल्टेंट वेक्टर हमारी ये है आर वेक्टर, ये थोड़ी सी तिरछी है, थोड़ी सी तिरछी है, थोड़ी सी ऑब्लिक है। ऑब्लिक है तो बच्चों फिजिक्स में ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज तिरछी होती है, कोई भी चीज ऑब्लिक होती है, तो हम उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, एंगल पता करके। उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, एंगल पता करके। या तो फिर कोई चीज हॉरिजॉन्टल हो या फिर कोई चीज वर्टिकल हो। अगर कोई चीज तिरछी होती है ऑब्लिक, तो उसकी डायरेक्शन पता करते हैं कि वो कितना एंगल बना रही है। तो दोनों की टेल आपस में मिल रही है, तो हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट हमारी इसके साथ ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, इससे हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे। तो हम लोगों ने अगेन ट्रायंगल लगा दिया पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस। तो ट्रायंगल पी आर एस में अगर आप देखोगे तो आपने इधर tan बीटा लगाओगे, तो tan बीटा आपका क्या हो जाएगा, एंगल के जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आर एस, और अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan बीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बेस क्या आ जाएगा आपका, इधर देखोगे तो पी आर, या फिर इसे आप लिख सकते हो आर एस अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर। पी आर को क्या लिख सकते हो, पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है स्नेहा, और स्नेहा क्या कह रहा हूं, श्रेया। ठीक, नैना दीक्षित प्रेजेंट है।
ओके, जैस्मीन, ठीक। तो ये आपका इधर आ जाता है। देखो आर एस की जगह आपने क्या लिख दिया, बी साइन थीटा लिख दिया। आर एस की जगह आप लोगों ने इधर बच्चों लिख दिया है ये बी साइन थीटा, और पी क्यू की जगह इधर लिख दिया है ए, और क्यू आर की जगह इधर लिख दिया है बी कॉस थीटा। तो टेन बीटा आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा ये आ जाता है। इससे अगर देखोगे तो बीटा आपका क्या आ जाएगा, यहां से अगर आप देखते हो तो बीटा आपका इधर आ जाता है बच्चों कितना, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। सब मैथ्स के बच्चे हो तो ये तो चीज सबको पता होगी। बीटा को इधर छोड़ दिया, ट्रिग्नोमेट्री को इधर ले जाऊंगा तो नीचे रेसिप्रोकल में आ जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा तो उसको इन्वर्स करके लिख सकता हूँ। तो इधर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल किसके साथ बन रहा है बच्चों, विद ए वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है। तो डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की क्या आ जाती है, इतना एंगल विद ए वेक्टर, इतना एंगल विद ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा अब इसको देखो हम लोग लर्न किस तरीके से करेंगे बच्चों, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इतना कंफ्यूजन मत रखना। न्यूमेरिकल्स में आप इतना डिराइव थोड़ा ना करोगे, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। तो इसको देखो लर्न करने की टेक्निक क्या है। यशनूर गिरेवाल, समझ में आ रही है बात? ओके, ठीक। देखो बच्चों इसको किस तरीके से हम लोग पता करेंगे। देखो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है कि हमारा जो होता है जिसके साथ एंगल कंसिडर हो रहा होता है उसके सिवा जो वेक्टर होती है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा लगता है। साइन थीटा वाली चीज न्यूमरेटर में आ जाती है, कॉस थीटा वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है। जिसके साथ एंगल कंसिडर हो रहा होता है वो अकेला ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसके साथ कुछ नहीं लगता है। याद रखना, जिसके साथ एंगल कंसिडर हो रहा होता है उसके सिवा जो वेक्टर होती है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा लगता है। इसमें रिजल्टेंट का एंगल कंसिडरेशन किसके साथ हो रहा है, ए वेक्टर के साथ हो रहा है। बी वेक्टर के साथ तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए बी में साइन थीटा कॉस थीटा लग जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में लग जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये इसकी ट्रिक होती है। इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में इस तरीके से ही लगाओगे। अब जैसे बच्चों आपका ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला आप लोगों का एक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या, इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मैं उसको किस तरीके से पता कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं कह दूं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद बी वेक्टर, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की बी वेक्टर के साथ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की ए वेक्टर के साथ तो क्या आ रही है, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की बी वेक्टर के साथ क्या हो जाएगी बच्चों। तो दोनों के टेल्स के बीच में एंगल देखेंगे हम लोग। मैंने पहले ही कहा था दोनों के टेल्स के बीच में एंगल देखोगे, तो इसको देखो मैंने ऐसे करके बनाया ऊपर, और इसको भी ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, इसको भी ऊपर की तरफ दोनों को एक्सटेंड कर दिया। तो दोनों के टेल्स के बीच में सपोज कितना एंगल बन रहा है हमारा, अल्फा एंगल बन रहा है। ये अल्फा तो ये भी तो अल्फा ही हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बच्चों ध्यान से समझो बात को, वैसे आपका डेरिवेशन यहीं तक है, बट ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद बी वेक्टर देखता हूं, यानी कि ये बी आर वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करा, इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करा, ताकि दोनों की टेल्स दिख जाएं। तो दोनों की टेल्स के बीच में अल्फा एंगल, ये अल्फा तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा हो गया। तो मैं अब सिमिलरली करके लिख सकता हूं। अब आपको इतना लंबा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस सिमिलरली करके लिख सकते हो। सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक। tan अल्फा आपका कितना आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, जिसके साथ एंगल कंसिडर हो रहा होता है उसके सिवा जो वेक्टर होती है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है। तो रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल कंसिडर हो रहा है, इसके साथ एंगल कंसिडर नहीं हो रहा, तो इधर आ जाएगा आपका ए साइन थीटा और अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो इधर ए इज इक्वल टू, और थीटा हमारा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो बन रहा है वो है, तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये आपका हो जाता है। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको। tan इनवर्स कितना आ जाता है आपका, a sin थीटा अपॉन b प्लस ए cos थीटा। इसके साथ एंगल कंसीडर नहीं हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, तो इसमें sin थीटा cos थीटा। ठीक, जिसके साथ एंगल कंसीडर वो ऐसे ही लिख दिया जाता है। यहां तक आई सबको बात समझ में? ठीक है, विद बी वेक्टर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग करते हैं।
तो ये चीज ध्यान में रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास वैसे तुम्हारा इसके बाद खाली तो है, चलो इसके बाद बाकी हम लोग फिर बच्चों बाद में ही करते हैं मंडे को, ठीक है? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर बाकी जो चीजें हैं वो मंडे को फिर करते हैं। ओके, यहाँ तक सबको बात आई समझ में? एक चीज देख लो इसमें जल्दी से, डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ की हम लोग किस तरीके से पता करते हैं, ये वाली चीज भी आप जल्दी से समझ लो। मैंने डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ की आपको नहीं बताई है शायद। डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ की 1 मिनट देख लो, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग किस तरीके से देखते हैं, ये चीज बताई नहीं थी मैंने। जैसे आपका ये इधर पैरेललोग्राम मैंने बनाया था, ये आपकी ए वेक्टर, ये आ जाती है आपकी इधर बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच में इधर आ जाता है थीटा एंगल, तो ये हमारा रिजल्टेंट था आर वेक्टर। ठीक, कंप्लीट पैरेललोग्राम हमने इस तरीके से बना लिया था, ऐसे 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 करके। ठीक, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप देखोगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारी इसके साथ इधर बीटा एंगल बना रही है। हमारी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे करके इधर ड्रॉ कर दी थी मैंने, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था। ये बी वेक्टर, तो ये बी का मैग्नीट्यूड बी, ये भी थीटा एंगल आ जाता है, ये बी कॉस थीटा आ जाता है, ये आपका बी साइन थीटा आ जाता है, ये आपका पी, ये आपका इधर आ जाता है क्यू, ये आ जाता है आर, ये आ जाता है एस। ठीक, डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ में अगर हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप देखते हो बच्चों तो किस तरीके से देखोगे, सिमिलर रूल ही है इसके अंदर भी। हम लोगों ने ट्रायंगल पी आर एस ले लिया, तो इसके अंदर tan बीटा देखोगे तो tan बीटा क्या हो जाता है, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, तो आर एस और अपॉन में पी आर, और आर एस अपॉन में पी क्यू प्लस क्यू आर। तो आर एस को आपने बी साइन थीटा लिख दिया, पी क्यू को इधर लिख दिया ए, और इसको लिख दिया बी कॉस थीटा। तो tan बीटा आपका ये हो जाता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि बीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ इतना एंगल आपका बन रहा है। सिमिलर है इसके अंदर भी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इसी तरीके से पता करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर पता करना है कि इसके साथ कितना एंगल बना रही है, रिजल्टेंट वेक्टर आपकी बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आप सिमिलरली करके लिख दो। आपने लिख दिया सिमिलरली tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रही है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर के साथ अब एंगल कंसिडर नहीं हो रहा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा ए के साथ आ जाएंगे। ए के साथ साइन थीटा आ गया, ए के साथ कॉस थीटा आ गया, बी को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, तो ए साइन थीटा अपन बी प्लस ए कॉस थीटा, तो अल्फा tan इनवर्स दिस बी वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ ऐसे करके एंगल इतना बना रही है, हमें पता लग जाएगा। जिसके साथ एंगल कंसिडर हो रहा होता है उसके सिवा जो वेक्टर होती है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा आता है, ये चीज बताने का पर्पस था। तो यहां तक बच्चों बात समझ में आती है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, चलो इसके बाद, ठीक, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ जो है वो फिर बाद में बताते हैं, आज 2 चीजें हो पाई है बस, इसके बाद बाकी हम लोग बाद में करेंगे। फाइन।